आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। हर हर महादेव। बहुत बहुत शुभाशीष सभी को। हमारे साथ अनुज कुशवाहा जी हैं और उत्कर्ष पांडे जी हैं, आशा कुमारी हैं, कुलदीप मिश्रा हैं, गुड्डू कुमार हैं, आवेश चौधरी हैं, पंकज हैं, सुमित हैं, अनुज कुशवाहा हैं, प्रवीण कुमार हैं, ठीक है, रंजना जी हैं, जूही हैं, गौरव हैं, कोमल हैं, अंकुर हैं, राम बाबू हैं, विनीत जी हैं, आरती हैं। ठीक है जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत शुभाशीष सभी को। आ जाओ, है ना, सब लोग स्टार्ट कर देते हैं। उत्कर्ष पूछ रहे हैं सर कैप क्यों लगा लिया, ऐसे ही, ठीक है, मन किया लगा लिया इसलिए अब लोग, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। जैसा कि आज आपको पता है कि आज हम, ठीक है, एमसीक्यू करेंगे, मतलब आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और नेक्स्ट डे भी करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक भारतीय संविधान का भाग 5, ठीक है, जिसमें पूरा संघ है, संघ की विधायिका है, कार्यपालिका है संघ की, ठीक है ना, और ठीक है उससे संबंधित न्यायपालिका के भी प्रावधान है। आज हम मोस्ट प्रोबेबली बेटा संसद को खत्म कर लेंगे आज हम, ठीक है ना। आज हमारी संसद खत्म हो जाएगी, जहां तक हम अनुमान लेकर चल रहे हैं। तो आज हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए, संसद को। हम संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। और संसद मतलब क्या है भैया जी? संसद क्या है? तो संसद है आपका संघ की विधायिका, है ना। संसद क्या है? संसद है आपकी भैया जी संघ की विधायिका। इसको हम संसद कहते हैं, संघ की विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, संघ की विधायिका। विधायिका, इसको हम संसद कहेंगे, ठीक है। ओके जी, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब हमने इसने क्या क्या देख लिया था? हमने संसद में, हमने संसद में गठन देख लिया था, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी संरचना देख ली थी। आज हम बात करेंगे माननीय सदस्यों की निर्योग्यताएं, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा सदस्यों की निर्योग्यताएं। सदस्यों की निर्योग्यताएं, ठीक है। निर्योग्यताएं अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसको भैया जी? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, अंग्रेजी में। तो आज हम इसे, ठीक है, पढ़ते हैं, आज हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभिषेक जी, सर क्लास में कैप नहीं लगाना चाहिए, निशा चौधरी जी बोल रही हैं निशा, ये आपने रूल कौन सी बुक में पढ़ा है बच्चे? चलिए ठीक है। देखिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं इसलिए कैप लगा रखा है मैंने कि, ठीक है, मैं अभी अभी तक नहाया नहीं हूँ आज, ठीक है ना, आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए मैंने कैप लगा लिया, ठीक है। चलो अब इधर ध्यान दो, माननीय सदस्यों की निर्योग्यताएं। कल हमने आर्टिकल 100 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, और आज हम सदस्यों की निर्योग्यताओं को पढ़ेंगे आर्टिकल 101 से लेके 104 तक, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में चर्चा 101 से लेकर 104 तक है। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद माननीय सदस्यों की, ठीक है, जो संसद के सदस्य हैं, संसद के सदस्यों के क्या क्या अधिकार हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, और उनके पास क्या क्या विशेषाधिकार हैं, इसके बारे में चर्चा, ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल, ठीक है, 105 और 106 में किया हुआ है। किसमें? 105 और 106 में। पूरी मिक्स कर लाया, ठीक है, ढक्कन लगा दो। क्लियर है? तो माननीय सदस्यों की नियोक्ता 101 से 104 तक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के क्रम में सदस्यों के पास, सदस्यों की जो उन्मुक्तियां हैं, उन्मुक्तियों को हम लोग कहेंगे इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज, उन्मुक्तियां का मतलब होता है बच्चे शक्तियां, ठीक है जी। तो सदस्यों की उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियां, सदस्यों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, शक्तियां हैं, और माननीय सदस्यों के क्या क्या विशेषाधिकार हैं, माननीय सदस्यों के क्या क्या विशेषाधिकार हैं, इसके बारे में जो चर्चा है
वह आर्टिकल 105 से 106 में है। ठीक है, 105 से 106 में। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई। अभी पहले आप ऐसे मोटा मोटा इसको समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने के क्रम में, क्योंकि आपको पता है कि जो संसद का जिक्र किया गया है, हम लोग जानते हैं ना बच्चे, संघ की विधायिका संसद कहां से कहां तक है? आर्टिकल 79 से 122 तक है। हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। आर्टिकल 79 से 122 तक संघ की विधायिका संसद के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब इसमें सदस्यों की नियोक्ता 101 से 104 है। माननीय सदस्यों की जो इम्यूनिटीज है, ठीक है, उनकी जो पावर्स है एंड उनके जो प्रिविलेजेस है, वह 105 से 106 में है। अब बचा 107। ठीक है, फिर आगे क्या है? तो देखो, अब इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है बच्चे। देखिए, एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहेंगे साधारण प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? ठीक है, साधारण प्रक्रिया, एक जनरल प्रोसेस इसको बोलेंगे। और ये जो साधारण प्रक्रिया है बच्चे, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 107 से स्टार्ट होती है, और आर्टिकल 107 में, आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 109 में। तो 107 से लेके 109 तक में जो प्रक्रिया है, उसको हम साधारण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, एक जनरल प्रोसेस के नाम से जानते हैं, साधारण प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है धन विधियों के संबंध में जो प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, धन विधेयकों के संबंध में जो प्रक्रिया है। धन विधेयकों के संबंध में जो प्रक्रिया है, ठीक है भैया जी, इसके बारे में जो जिक्र किया गया है, वह आर्टिकल 110 से लेके और 112 तक में, धन विधेयकों के बारे में। अब इसमें ना केवल इवन धन विधेयक, ठीक है, नॉट इवन बच्चे धन विधेयक, बल्कि इसमें जो है ना, आपके वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में भी चर्चा है 110 से 112 में। और उसके बाद आ जाती है, ठीक है, विधायी प्रक्रिया। ठीक है, आप नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे विधायी प्रक्रिया। अगली जो है बच्चे, वो आपकी विधायी प्रक्रिया है। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और विधायी प्रक्रिया के बारे में जो जिक्र किया गया है, वह किया गया है आर्टिकल 113 से लेके और आर्टिकल 122 तक। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये आपने समझ लिया कि सर क्या, कैसे कैसे क्या क्या विस्तार है। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या विस्तार है। अवनीश, क्या बेटा? कोरम के टाइम पर क्या पीठासीन अधिकारी को 1/10 में गिना जाता है या नहीं? ये बहुत प्यारा प्रश्न है, क्योंकि ठीक है, इस पर वेस्ट एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा भी गया है, तो मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। ठीक है ना, और नॉट इवन जवाब दूंगा, बल्कि सारी चीजों को मैं इसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो पहले मुझे ये बताओ, ठीक है, भारतीय, अरे यार बेटा, एक सेकंड रुकना, मेरे थोड़ी सी चोट लग गई इससे पोडियम से। ठीक है ना, एक सेकंड रुकना आप, बैंडेड लाना।
इसमें थोड़ा सा बच्चे जो है ना, थोड़ा सा वो करना है आपको, इसमें हल्की सी मिस्टेक है, ठीक है, इसमें हल्की सी मिस्टेक है, 1 सेकंड आप रुकना, ठीक है ना, बस 1 सेकंड आप लोग रुक जाना है ना, 1 सेकंड आप रुक जाना बस। चलिए, ठीक है, हाँ, आइए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मैंने थोड़ा सा उससे पेपर से उसको हल्की सी, ठीक है, ब्लीडिंग हो गई, वो पेपर से मैंने कर दिया उसे, बैंडेड आ जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है। अभी जी, अब यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, प्लीज यहां पर आप लोग फोकस करेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे, हमने एक छोटी सी इसमें गलती कर दी, वो मुझी से गलती हो गई, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला क्या है, विधायी प्रक्रिया, एक्चुअली, ठीक है, ये बस केवल कहने की चीजें हैं, ठीक है, ये केवल कहने की चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जब मैं इन्हें पढ़ाऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं होता इस तरह से इनके क्लासिफिकेशन करने का, इस तरह से इनके क्लासिफिकेशन करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, बस, ठीक है, फिर भी हम इसको एक बार जो है ना, चलो, तो 107 से लेके 111 में है विधायी प्रक्रिया, 107 से 111 में विधायी प्रक्रिया, ठीक है, इसके बाद 112 से लेकर 112 से लेकर और 117 तक में, ठीक है, धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया है, इसको आप लोग कहेंगे कि ये भैया जी वित्तीय प्रक्रिया है, इसको क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कि ये वित्तीय प्रक्रिया है, ये वित्तीय प्रक्रिया है, ठीक है, 112 से 117 तक में वित्तीय प्रक्रिया है। और उसके बाद, ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे और फिर आता है सबसे लास्ट में साधारण प्रक्रिया, मैंने साधारण प्रक्रिया को पहले सबसे पहले लिख दिया था, ठीक है, फिर सबसे लास्ट में आएगा बच्चे साधारण प्रक्रिया, और साधारण प्रक्रिया का जो जिक्र किया गया है वो 118 से 122 में किया गया है। देखो इनका एज अ 118 से 122 में, ठीक है, इनका एज अ डेट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह से इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, डेट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका कोई महत्व तो नहीं है, जो इसमें हमें पढ़ना होगा ना, जो इसमें हमें पढ़ना होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग ही क्रम में, ठीक है, ध्यान रखना, लगा दे बेटा, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, अलग ही क्रम में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अच्छा, अब हम एक बार इस क्लासिफिकेशन को, ठीक है, फिर से समझ लेते हैं, एक बार हम इस क्लासिफिकेशन को फिर से देख लेते हैं, चलिए यहां पर आएंगे सब लोग, और यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे संसद, मतलब संघ की विधायिका संसद है, और संसद के बारे में जो उसका पूरा विस्तार है वह आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है, जो पूरा विस्तार है संसद के बारे में, ठीक है, कहां से कहां तक है संसद के बारे में पूरा विस्तार, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक है। संघ की विधायिका, संघ की विधायिका को हम लोग भैया जी किस नाम से, संसद के नाम से जानते हैं, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें हमने आर्टिकल 79 से और आर्टिकल 100 तक एक एक आर्टिकल हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, एक एक आर्टिकल बहुत क्लियर हुआ है हमारा। अब 101 से 104 तक माननीय सदस्यों की निर्योग्यता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, तो किसी भी सदस्य को कब निर्योग्य घोषित किया जाएगा इसके बारे में चर्चा 101 से 104 में है। माननीय सदस्यों की उन्मुक्तियां, शक्तियां और विशेषाधिकार, संसद के जो सदस्य होते हैं उनके पास कुछ शक्तियां होती हैं, उनके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, उसके बारे में चर्चा 105 से 106 में की गई है। सदस्यों की उन्मुक्तियां, शक्तियां एवं विशेषाधिकार के बारे में चर्चा 105 से 106 में है। इसके बाद जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो विधायी प्रक्रिया है, ठीक है जी, इस पर फोकस करना है।
जो विधायी प्रक्रिया है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, विधायी प्रक्रिया के बारे में जो जिक्र है वो आर्टिकल 107 से लेकर और आर्टिकल 111 में विधायी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। फिर धन विधेयकों के संबंध में जो प्रक्रिया है, धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया का जो जिक्र किया गया है वह आर्टिकल 112 से 117 में है। और फिर साधारण प्रक्रिया सबसे लास्ट में आएगी। साधारण प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 118 से 122 में जिक्र किया गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हमें एक एक आर्टिकल वाइज चलना है। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे माननीय सदस्यों की निर्योग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, सबसे पहले, है ना। माननीय सदस्यों की निर्योग्यताएं, निर्योग्यताएं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में जो चर्चा की गई है, सदस्य मतलब बच्चे चाहे वे लोकसभा के हों और चाहे वे राज्यसभा के हों, दोनों ही सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया है। चाहे वे लोकसभा के हों, चाहे वे भैया जी किसके हों, राज्यसभा के हों, तो दोनों ही प्रकार के सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया है। सदस्यों की निर्योग्यताएं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर आप ये मत सोच लेना कि केवल एक ही सदन, केवल लोकसभा या फिर राज्यसभा के, नहीं। यहां पर जो है ना बच्चे, दोनों ही प्रकार के सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब आर्टिकल 101 जो है, आर्टिकल 101 बोलता है, आर्टिकल 101 बोलता है, क्या बोलता है भैया जी, 101 कहता है कि भाई सीटों का रिक्त होना, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में सीटों का रिक्त होना, कोई भी सीट कब खाली मानी जाएगी, कल मैंने डिस्कस कर दिया था सीटों का रिक्त होना, कि कोई भी सीट कब खाली मानी जाएगी, कि भैया जी किसी भी व्यक्ति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई हो या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया हो, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है। संगम कुमार जी कह रहे हैं राज्य विधानमंडल में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। संगम, मुझे राज्य विधानमंडल पे आने दो मेरे भाई, जब राज्य विधानमंडल पे आओगे तो अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है मैं बता दूंगा। अभी पूछना चाहते हो तो अधिकतम 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है। फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 60 से कम है, जिनमें पुदुचेरी है, जिसमें आपका क्या नाम है, सिक्किम है, ठीक है, जिसमें आपका, ठीक है, और भी राज्य हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर 101 में क्या है, सीटों का रिक्त होना है। तो सीटें कब रिक्त हो सकती हैं, दोनों ही सदनों में। सीटों को कब रिक्त माना जाएगा, जब पद पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, तब उसने त्यागपत्र दे दिया हो, या फिर ठीक है वो डिस्क्वालीफाई हो। वो क्या हो, डिस्क्वालीफाई। मान के चलिए कि बच्चे डिस्क्वालीफाई, तो डिस्क्वालीफाई से संबंधित प्रश्नों पर निश्चय कौन करता है, ठीक है, कौन माननीय सदस्य को डिस्क्वालीफाई घोषित करता है, कौन माननीय सदस्य का निर्वाचन रद्द करता है कि भाई ये गलत तरीके से इलेक्ट हुआ है, ये गलत तरीके से निर्वाचित हुआ है, ये शक्ति किसके पास है। तो इसके बारे में आर्टिकल 102 में डिस्कस किया गया है। 102 से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्टिकल 110 में है, सॉरी, आर्टिकल 102 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 102 में है सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक है भाई, ये किस में है, सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ये किस में है, ये आर्टिकल 102 में है। ये बात आ रही है ना आपको समझ में। ठीक है, बड़ी साधारण सी बात मैंने आपको बताई है, और मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा। तो सबसे पहले आज हमने माननीय सदस्यों की निर्योग्यताओं के बारे में डिस्कस किया। माननीय सदस्यों की निर्योग्यता 101 से 104 में है। उसके बाद फिर दूसरा हमने सदस्यों की उन्मुक्तियां, शक्तियां, विशेषाधिकार 105 से 106 में है। फिर हम विधायी प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर साधारण प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तीनों प्रक्रिया को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे अलग अलग इनके डिफरेंशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो केवल मैंने बता दिया क्योंकि अभी तक सब कुछ आर्टिकल वाइज चल रहा था, तो बस ये है कि आपको याद हो सके वो कि है ना, कि उसका क्रम क्या है बस। अब सीटों का रिक्त होना आर्टिकल 101 में है, द वेकेंट ऑफ द सीट। ठीक है, सीट कब रिक्त हो सकती है तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है माननीय सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं आर्टिकल 102 को, कि सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, ठीक है, देखो, संसद का कोई भी सदस्य है, इसको आप समझना। संसद का कोई भी सदस्य है, अगर मैंने बोला कि संसद का कोई भी सदस्य है, तो इसका मतलब है भैया
कि या तो वह लोकसभा का सदस्य है मेरे प्यारे बच्चे, या फिर वह राज्यसभा का सदस्य है ना। अगर बोला गया ना संसद का कोई भी सदस्य है, तो या तो वह लोकसभा का सदस्य है, या फिर वह भैया जी किसका सदस्य है, या फिर वह राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, जिस संसद का कोई भी सदस्य है ना। अब उसको डिस्क्वालीफाई कब घोषित किया जाएगा, किसके द्वारा घोषित किया जाएगा, तो बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाने के आधार क्या है। संसद के किसी भी सदस्य को डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाने के आधार क्या है। किए जाने का आधार, बेटा नॉर्मल पानी लिए, शिवा प्लीज, शिवा प्लीज। चलो ठीक है, डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाने के आधार क्या है। ठीक है, आधार के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चे आधार, कि वह पागल या दिवालिया हो। वह पागल या दिवालिया हो, सबसे पहला आधार यह है। ठीक है, पागल का मतलब होता है बच्चे कि मानसिक रूप से विकृत, मानसिक रूप से विकृत, मानसिक रूप से विकृत। अगर वह पागल है बच्चे, तो बताओ वह संसद का सदस्य कैसे बन सकता है। अगर वह मानसिक रूप से विकृत है, अगर वह पागल है, तो वह संसद का सदस्य कैसे बन सकता है। क्या कोई पागल व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है? नहीं ना। आपसे भारद्वाज का एक प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर ओथ लोकसभा मेंबर्स की लेता है या प्रोटेम स्पीकर की? क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रोटेम स्पीकर ओथ जो है वह लोकसभा मेंबर की लेता है या प्रोटेम स्पीकर की? तुम्हारा प्रश्न ही क्लियर नहीं है अभिषेक। और दूसरी बात है कि प्रोटेम स्पीकर किसको ओथ दिलाता है, कैसे, क्या, उसके बारे में पूरा प्रावधान मैंने कल बता दिया है। कल का लेक्चर प्लीज भाई देख लो आप लोग बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आइए यहां पर। ठीक है, सब लोग प्लीज फोकस करो यहां पर। तो वह पागल या दिवालिया हो। पागल या दिवालिया का मतलब क्या होता है बच्चे, ये ध्यान रखना। तो पागल या दिवालिया का मतलब होता है कि वह मानसिक रूप से, मतलब पागल का मतलब क्या होता है, पागल का मतलब है कि यदि वह मानसिक रूप से विकृत है। तो क्या कोई मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है? नहीं, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। क्लियर? और दिवालिया का मतलब क्या है, मैं शायद एक बार और आपको बता चुका हूं कि दिवालिया का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने किसी से कर्जा लिया है, ठीक है, तो मेरे पास मिनिमम इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि मैं उसका कर्जा उतार सकूं। ठीक है, अगर मान के चलिए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास नहीं है 10 रुपए की भी संपत्ति, लेकिन अगर मेरे ऊपर किसी की कोई देनदारी नहीं है तो मैं दिवालिया नहीं हूंगा, चाहे मैं अरबपति क्यों ना सही। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन मेरे ऊपर जो कर्जा है वो मेरी संपत्ति से ज्यादा है, तो मैं दिवालिया हूं इस केस में। क्लियर है? तो वह पागल या दिवालिया ना हो। दूसरा, चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो। चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण, चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण उसे चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो। चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो। वंचित ना किया गया हो। ना किया गया हो, है ना बच्चे। तीसरा, किसी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता ना हो। वह किसी गंभीर अपराध में बेटा सजा याफ्ता, मतलब एक सीरियस क्राइम में वह ऑफेंसिव ना हो, मतलब किसी भी गंभीर अपराध में वो सजा ना काट रहा हो तो उसको कहेंगे सजा याफ्ता ना हो। तो किसी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता ना हो, सजा याफ्ता ना हो। ठीक है, चलो ध्यान रखना। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो हम उसे डिस्क्वालीफाई घोषित कर देंगे। अगर ये सारी चीजें हैं तो भैया जी उसको डिस्क्वालीफाई घोषित कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा का, डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाने के आधार होते हैं, क्या होते हैं? पागल या दिवालिया ना हो बच्चे, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, यहां पर ना लगा देना आप, पागल या दिवालिया ना हो। पता है तुम लोग बहुत स्लो हो यार,
कोई भी चीज तुम्हें समझाओ तो तुम लोग बोलते हो सर एक और बार, एक और बार, और इसलिए क्या होता है कि कई बार मेरे द्वारा वो रिपीट हो जाता है। तो मतलब पागल का मतलब क्या, मानसिक रूप से विकृत, दिवालिया, मैंने आपको समझा दिया। चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया, उसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए पूर्व में कोई चुनाव हुआ, ठीक है, और उस चुनाव में उसके ऊपर किसी भी तरह की धोखाधड़ी का या उस चुनाव में उस चुनाव की शांति व्यवस्था को भंग करने का उसके ऊपर कोई आरोप लगा और आरोप में, ठीक है, वह दोषी पाया गया, तो इसका मतलब है कि फिर वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, वो निर्योग्य है, डिस्क्वालीफाई है। और किसी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता ना हो बच्चे, ठीक है। अब देखो ये आपके यूपीएसआई में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, यूपीएससी वगैरह में ये बहुत डिटेल में पूछा जाता है कि गंभीर अपराध क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बड़ा डिस्कशन हुआ है कि कौन सा अपराध गंभीर अपराध माना जाएगा, तो उस अपराध को गंभीर अपराध माना जाएगा जिसमें 4 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा हुई है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब बात आती है कि उसके निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करेगा। अगर कोई भी सदस्य डिस्क्वालीफाई है, अगर कोई भी सदस्य डिस्क्वालीफाई है, निर्योग्य है, तो उसकी निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करेगा। संबंधित प्रश्नों पर, निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करेगा बच्चे, विनिश्चय कौन करेगा, विनिश्चय कौन करेगा। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बेटा अगर कोई भी सदस्य निर्योग्य है तो उसके निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, ठीक है, मतलब विनिश्चय करने का मतलब होता है निर्णय कौन लेगा, तो निर्णय करने का अधिकार होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारत निर्वाचन आयोग को। यह बात बहुत अच्छे से आप लोग समझिए, कौन निर्णय करता है, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्णय लेता है। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्णय ले लिया, ठीक है, तो वो बच्चे इस निर्णय को राष्ट्रपति को भेजता है, ठीक है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति द्वारा अगर वह व्यक्ति दोष सिद्ध है, अगर वह व्यक्ति, ठीक है ना, दोष सिद्ध है, तो उसे, ठीक है, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, और उसकी, ठीक है ना, बोल सकते हो उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा, उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो वह दोष सिद्ध कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, निर्वाचन कर दिया जाएगा उसका रद्द, ठीक है जी। अगर भारत निर्वाचन आयोग बोलता है कि हाँ वो व्यक्ति कैसा है, दोष सिद्ध है, ठीक है, तो राष्ट्रपति अयोग्य घोषित कर देगा। और अगर दोष सिद्ध नहीं है, अगर दोष सिद्ध नहीं है, नहीं है बच्चे, ठीक है, तो राष्ट्रपति उसे उसके पद पर बने रहने देगा, राष्ट्रपति उसे उसके पद पर बने रहने देगा, उसके पद पर बने रहने देगा राष्ट्रपति, बने रहने देगा, राष्ट्रपति उसे उसके पद पर बने रहने देगा। क्या मेरी ये बात, ठीक है, आप सभी को समझ में आ रही है? क्या आप इस बात को बहुत अच्छे से मुन्ना समझ पा रहे हो बढ़िया से? कोई इशू तो नहीं है किसी को, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में कोई ऐसी बात नहीं है कि जहां पर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी। मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया। अब यहां पर कई सारे सवाल उठते हैं, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई है अथवा नहीं। अगर वह डिस्क्वालीफाई है अथवा नहीं है तो इस मामले की जांच कौन करेगा? इस मामले की जांच करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग इस मामले की जांच करेगा, ठीक है। और भारत निर्वाचन आयोग अपना निर्णय किसको देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना डिसीजन बच्चे राष्ट्रपति को देगा, अपना डिसीजन राष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वह राष्ट्रपति के लिए बाउंडेड होगा, वह राष्ट्रपति के लिए भैया जी बाध्यकारी होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय बाध्यकारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह दोष सिद्ध है, हटाओ राष्ट्रपति इसको इसके पद से, राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा, उस व्यक्ति का निर्वाचन रद्द करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से वहां पर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय बाध्यकारी होता है, बाउंडेड होता है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है भैया, ठीक
ठीक है, इसको समझना है। दूसरा केस ये होता है कि मान के चलिए कि भारत निर्वाचन आयोग ने उसे क्लीन पाया और उसे क्लीन चिट दे दी। भारत निर्वाचन आयोग ने पाया कि नहीं वो दोष सिद्ध नहीं है, दोष सिद्ध वह, तो फिर राष्ट्रपति उसे उसके पद पर बने रहने देगा। राष्ट्रपति बोलेगा कि चलिए कि आप उसके पद पर आप बने रहिए। अब वहीं पर एक और सवाल उठता है कि भाई दल बदल के आधार पर अगर वह डिस्क्वालीफाई है अथवा नहीं, ठीक है, इसका निर्णय कौन करता है? दल बदल के आधार पर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द एंटी डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय कौन करता है? डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय कौन करता है? दल बदल के आधार पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय किया जाता है, दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय किया जाता है, लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर ही निर्णय लेगा। ठीक है, और राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरपर्सन जो होगा, राज्यसभा का जो सभापति होगा, वह इस संबंध में डिसीजन लेता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? तो इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब्दुल जी कह रहे हैं एसआई लेवल का पढ़ा हुआ पीसीएस लेवल का पढ़ा रहे हो। हे अब्दुल, अब्दुल तुम कहां से आए हो बाबू? हाँ, चलिए ठीक है, इसलिए पढ़ लो। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं इस बात को, है ना, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा, उसको डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाने के आधार क्या है? वह पागल या दिवालिया ना हो, चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया हो, और किसी गंभीर अपराध में वह सजा ना काट रहा हो। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, अगर वह डिस्क्वालीफाई है अथवा नहीं, ठीक है, इसका डिसीजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसका निर्णय बाध्यकारी होता है। ठीक है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को अपना आदेश भेज देता है भैया, और फिर इसके बाद भैया राष्ट्रपति जो है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको दोषी पाया है तो राष्ट्रपति उसकी सदस्यता रद्द कर देगा। राष्ट्रपति उसकी सदस्यता रद्द कर देगा, उसका निर्वाचन, उसकी सदस्यता रद्द कर देगा राष्ट्रपति। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसे गिल्टी नहीं पाया, उसे दोष सिद्ध नहीं पाया, तो फिर राष्ट्रपति उसे उसके पद पर बने रहने की अनुमति दे देगा। राष्ट्रपति कह देगा कि यू हैव टू कंटिन्यू योर ऑफिस, आप अपने पद को कंटिन्यू कीजिए बच्चे। क्लियर है, ये बात समझ पाई? अब एंटी डिफेक्शन के आधार पर दल बदल आप सभी को पता है, 52वें संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के माध्यम से, ठीक है, एंटी डिफेक्शन को जोड़ा गया है। अब एंटी डिफेक्शन के आधार पर कौन निर्णय करेगा कि वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई है अथवा नहीं? तो लोकसभा के केस में लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा के केस में राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का जो सभापति है, वो डिसीजन लेता है भैया। वो डिसीजन लेता है कि भाई वो एंटी डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालीफाई है अथवा नहीं, एंटी डिफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्क्वालीफाई है अथवा नहीं। तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये निर्णय जिसके भी द्वारा लिया जाता है, ठीक है, मैंने वो सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी, और उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट या कोई भी इश्यू नहीं होगा। आर्टिकल 102 को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, 102 में भी अब हमें कोई इश्यू नहीं रहा। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 101 102, ठीक है, ये दोनों हमने बहुत अच्छे से देख लिए। क्लियर है? एक बार बताएंगे सब लोग, ठीक है। 103 में अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, 103 में अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, 103 में। अच्छा, आपको पता चल गया भैया, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है, ठीक है। उसका जो निर्णय होता है बच्चे वह बाध्यकारी होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय बाध्यकारी होता है। वह अपना यह निर्णय राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति फिर बच्चे किसी भी सदस्य को या तो क्लीन चिट देगा या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रपति कहेगा कि वह सदस्य जो है वह योग्य है अथवा अयोग्य है। तो ये सर्टिफिकेट योग्य अथवा अयोग्य होने के सर्टिफिकेट को राष्ट्रपति अंतिम रूप से अपनी मोहर लगा देगा, लेकिन वह बाउंडेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन लेगा वही डिसीजन अंतिम रूप से मान्य होगा। क्लियर हुआ? ये बात भी मैंने आपको समझा दी, ठीक है जी। अब इसके बाद हम आर्टिकल 104 पर चलते हैं। बड़ा सिंपल है। 104 क्या बोला जाता है? 104 में देखिए 104 की विषय वस्तु को मैं बता देता हूं बच्चे जी। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, एक बार आप लोग थम्स अप करो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक, मैं तभी आगे चलूंगा, क्योंकि आप पहली बार इन सब चीजों को पढ़ रहे हो। अगर आप पॉलिटी पहले पढ़ भी चुके होगे तब भी, देखिए ये आप शायद पहली बार पढ़ रहे होगे इतने डिटेल में, मैं जानता हूं, तभी आप लोग बोलते हो कि सर ऐसा है कि वैसा है। चलिए अब हम 104 पर आते हैं। बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक और बात है, देखो ध्यान रखना, अगर कोई भी सदस्य है, कोई भी सदस्य बच्चे, वह अगर लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, और अगर वह राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति को। अगर वह सदस्य राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा का है लोकसभा के अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। पूर्व सूचना दिए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? 60 दिन तक, लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित, ठीक है बच्चे। तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और ये निर्णय जो है लोकसभा के केस में लोकसभा का अध्यक्ष लेगा और राज्यसभा के केस में राज्यसभा का सभापति लेगा। देखिए ये जो निर्णय है, तो मैंने फिर से बता दिया, पूर्व सूचना दिए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है अगर वह, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। आर्टिकल 103 में कुछ नहीं है, वही है बच्चे कि अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा। उसका ये निर्णय जो होगा वो बाउंडेड होगा, उसका निर्णय बाध्यकारी होगा। ठीक है, राष्ट्रपति उसके बाद फिर योग्य होने का किसी भी सदस्य को या अयोग्य होने का सर्टिफिकेट जारी कर देगा राष्ट्रपति। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब हम आर्टिकल 104 पर आते हैं। आर्टिकल 104 क्या है? आर्टिकल 104 को भी समझना है। आर्टिकल 104 कहता है बच्चे कि माननीय कोई भी सदस्य है, अच्छा मैं सदस्य के आगे माननीय लगाता हूं ठीक है भाई, माननीय तो ये है ही है ना, इनके बारे में इनको माननीय बोला जाता है, तो मैं भी माननीय बोल देता हूं कि भाई ठीक है माननीय सदस्य हैं भाई ये ठीक है, तो मैं इनको मजाक में माननीय बोलता हूँ, है ना लेकिन वो क्या मजाक मजाक में माननीय बोलने में वो मेरी एक आदत बन गई इनको माननीय बोलने की। बाध्यकारी का मतलब होता है बेटा बाउंडेड। ठीक है, बाध्यकारी, जैसे मैंने कल भी आपको बताया है, कई बार बताया कि आपके मम्मी पापा के जो निर्णय होते हैं वो आपके ऊपर बाउंडेड हैं, वो आपके ऊपर बाध्यकारी हैं। अब 104 में क्या है इसको समझेंगे। मान के चलो बच्चे कोई भी सदस्य है, तो सदस्य ने, ठीक है, आर्टिकल 99 के अंतर्गत अभी तक शपथ नहीं ली, शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लिया, नहीं लिया। ठीक है, कोई भी सदस्य है, मैंने बोला सर कोई भी सदस्य है संसद का, लोकसभा का या राज्यसभा का, उसने आर्टिकल 99 के अंतर्गत अभी तक शपथ, ओथ या अफर्मेशन नहीं ली, है ना। तो आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले,
ठीक है, उसके पास ही अधिकार होगा कि वह जिस सदन का सदस्य है उस सदन में उपस्थित हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है, मत कर सकता है, मत कर सकता है। ये उसका अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले, ठीक है, वो व्यक्ति जो है वह उस सदन में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है, ये उसका अधिकार होता है और वह वोट भी डाल सकता है, उसका अधिकार है। ठीक है काजल, क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। आर्टिकल 104 में क्या है? आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले कोई भी जो सदस्य है, कोई भी जो मेंबर है, ठीक है, वह उस सदन में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है और भैया जी वह वोट कर सकता है, मतदान कर सकता है, उसे वोट करने का अधिकार होगा। यह आर्टिकल 104 में इसको दे रखा है। अब हम आर्टिकल 105 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 106 हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इनमें क्या है? माननीय सदस्यों के चलिए, सदस्यों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार है। सदस्यों की शक्तियां एवं उनके विशेषाधिकार, इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस एंड पावर्स, विशेषाधिकारों की चर्चा है आर्टिकल 105 से 106 में। देखो अब क्या क्या अधिकार है ये मैं आपको बताता हूं। कोई भी सदस्य है, चाहे वह लोकसभा का है चाहे वह राज्यसभा का, समझना बच्चे, चाहे वह लोकसभा का चाहे वह राज्यसभा का कोई भी सदस्य है, तो उसको सबसे पहले अधिकार यह है कि वह उसके मन में जो भी आए वो सदन में बोल सकता है। जो भी उसके मन में आए वो सदन में बोल सकता है, कुछ भी। और सदन में बोली गई बात को आधार बनाकर उसको किसी भी न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो चाहे तो सदन में गाली दे दे, ठीक है, वो चाहे तो सदन में बच्चे कुछ भी बोल दे, ठीक है, उसके ऊपर सदन कार्यवाही करेगा, कोई न्यायालय कार्यवाही नहीं कर सकता। क्लियर है? उसके ऊपर सदन कार्रवाई करेगा। मतलब जो अध्यक्ष होंगे सदन के, जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे, वो चाहे तो उसकी सदस्यता रद्द कर दें, वो चाहे तो उसको कुछ दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दें। ठीक है, वो करेंगे जो करेंगे, न्यायालय नहीं कर सकता। तो न्यायालय में इस बात को आधार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर उसने कुछ भी ऐसा बोल दिया, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक राज्यसभा के सांसद हैं, बड़ा बवाल हुआ था। ठीक है, राज्यसभा के सांसद जिनका नाम है रामजी लाल सुमन, ठीक है, आपको पता होगा, उन्होंने जो है ना वो आगरा से ही है, ठीक है ना, और उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए, आप कह सकते हैं, बहुत भला बुरा बोल दिया था, बहुत भला बुरा बोला उन्होंने पर्टिकुलर। ठीक है, तो उस बात को आधार किसी भी न्यायालय में नहीं बनाया जा सकता। उसका विरोध होगा वो सदन में ही होगा, उसी सदन में होगा। उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी है, उस सदन का जो स्पीकर है या फिर उस सदन का जो चेयरमैन है, वो उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, बाकी का न्यायालय नहीं कर सकता। क्लियर है? तो सबसे पहले सदन में कही गई किसी भी बात को आधार बनाकर आप कह सकते हैं सदन में राइट टू स्पीच, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। सदन में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। सदन में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। सदन में कही गई किसी भी बात को आधार बनाकर सदन में कही गई किसी भी बात को आधार बनाकर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती है। ठीक, क्लियर है? दूसरा बच्चे क्या अधिकार है? दूसरा राइट उसके पास क्या है? दूसरा राइट इसके पास ही है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा राइट समझो, अगर किसी भी सदस्य के अगेंस्ट बेटा कोई दीवानी मुकदमा है, कोई भी सदस्य है और उसके खिलाफ कोई दीवानी मुकदमा है, आप कहेंगे सर दीवानी मुकदमा क्या होता है? दीवानी मुकदमा का मतलब होता है बच्चे जिसमें किसी भी तरह का
कोई ऐसा अपराध ना हो जो फौजदारी या क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत आता है, उसको दीवानी मुकदमा कहते हैं। जैसे मेरे और शिवा के बीच में कोई संपत्ति का झगड़ा है, दीवानी मुकदमा होगा। संपत्ति, ठीक है, अब वो मारपीट नहीं हुई है, ठीक है, बस संपत्ति को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ठीक है, मेरे और इस शिवा के बीच में। ये जो हमारा भैया है, ठीक है, बहुत अच्छा है भैया। मैं कह रहा हूँ भाई मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ शिवा। चलो क्लियर है। तो है हमारे बीच में तो ये कैसा है, ये दीवानी है। संपत्ति का मामला है, उत्तराधिकार का मामला है, ठीक है। विवाह, मान के चलिए कि शिवा की शादी हुई और फिर शिवा का डाइवोर्स हो गया, ठीक है। तो अगर इसका डाइवोर्स हो गया तो ये मामला कैसा है, दीवानी का मामला है। क्लियर है। तो उसको हम दीवानी मामला कहेंगे। तो अगर किसी भी सदस्य के अगेंस्ट कोई दीवानी मुकदमा है, कोई दीवानी मुकदमा है, तो भैया जी दीवानी मुकदमा में उसकी जो गिरफ्तारी है, उसकी जो गिरफ्तारी है, उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है 40 डेज बिफोर 40 डेज आफ्टर। ये मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं तुम्हें, 40 डेज बिफोर और 40 डेज आफ्टर। आफ्टर मतलब, ठीक है, सदन शुरू होने के 40 दिन पहले, सदन अगर कोई भी सदन शुरू हो गया तो सत्र के शुरू होने के, सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी सदस्य के अगेंस्ट अगर कोई दीवानी मुकदमा है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी, ठीक है, सेशन, सत्र आप जानते हो, तो सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले तक, ठीक है, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। 40 दिन तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सत्र आज प्रारंभ हो रहा है तो आज के 40 दिन पहले तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, उससे पहले कर सकते हो, लेकिन 40 दिन पहले तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सत्र की समाप्ति के 40 दिन बाद तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले तक, सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, आगे ये बात समझ में। अब तीसरा पॉइंट, ठीक है, अगर किसी भी सदस्य के अगेंस्ट कोई फौजदारी मुकदमा है। अब ये फौजदारी मुकदमा क्या होता है बाबू? फौजदारी मुकदमा का मतलब होता है हत्या, लूट, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार, ये सब फौजदारी मुकदमा है, क्रिमिनल एक्ट है। अगर कोई फौजदारी मुकदमा है तो उस सदस्य की गिरफ्तारी, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा के स्पीकर से और राज्यसभा के संदर्भ में राज्यसभा के चेयरमैन से इसकी परमिशन लेनी होगी, ठीक है, इसकी परमिशन लेनी होगी। आप परमिशन लेकर ही गिरफ्तार कर सकते हैं अगर सत्र चल रहा है, तब सत्र चल रहा है, ठीक है, इफ सेशन इज ऑनगोइंग, अगर सत्र चल रहा है। अगर सत्र चल रहा है तो आप जो पीठासीन अधिकारी हैं बच्चे, ठीक है, आप उनकी अनुमति लेकर ही उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर सत्र नहीं चल रहा, कर लो गिरफ्तार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सत्र नहीं चल रहा तो फौजदारी मुकदमे में आप गिरफ्तार कर सकते हो। फौजदारी मुकदमे में कोई 40-40 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 40-40 वाला कॉन्सेप्ट केवल किसमें है? दीवानी मुकदमे में। अभी बात आ रही है समझ में? क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब इसके बाद 106 में माननीय सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हैं। 106 में सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, वेतन भत्ते हैं। उनको रहने के लिए निःशुल्क आवास दिया जाता है और बेटा हर एक प्रकार का भत्ता दिया जाता है उनको, ठीक है ना, हर एक प्रकार का भत्ता, उनके टेलीफोन का, उनके, ठीक है ना बच्चे, जी हाँ, उनके टेलीफोन के बिल का भत्ता दिया जाता है उनको, ठीक है, उनको कार दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कार में पेट्रोल डीजल ये सारा उनको भत्ता दिया जाता है। टोल फुल टैक्स उनके सारे माफी होते हैं, बहुत सारे उनको अलाउंसेस मिलते हैं। माननीय सदस्यों के वेतन भत्ते, अब उनके वेतन भत्ते क्या हैं वो मैंने आपको बताया था कि जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सबके वेतन भत्ते मैं एक साथ बता दूंगा। ये हो गया आपका। अब इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है ना,
संसदीय प्रक्रिया। ठीक है, अब अगला चैप्टर जो है हमारा वह होगा संसदीय प्रक्रिया। ये अगला चैप्टर है संसदीय प्रक्रिया। और संसदीय प्रक्रिया में सबसे पहले देखेंगे हम विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया। विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया सबसे पहले हम ये देखेंगे। आओ भाई सब लोग, ठीक है, इधर समझो। विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया, ये थोड़ा सा टफ है, हल्का सा। विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया जिसमें हम संसदीय प्रक्रिया के बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन आज हमने क्या क्या पढ़ा इसको अभी तक हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले डायग्राम बना लिया। देखिए, सदस्यों की निर्योग्यताएं हमने पढ़ी, उन्मुक्तियां, शक्तियां, विशेषाधिकार पढ़े। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं विधायी प्रक्रिया, धन विधेयकों के संबंध में साधारण प्रक्रिया, ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा मैंने सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें बताया कि आर्टिकल 101 में सीटों का रिक्त होना है, 102 में सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर ठीक विनिश्चय है 102 में बच्चे। ठीक है, मैंने आपको बताया क्या है क्या नहीं है। फिर 103 है, ठीक है, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय है कि निर्णय लिया जाएगा। फिर 104 जो है लगभग 102 103 एक जैसे हैं। 104 जो है बच्चे, ठीक है, उसमें बोला है कि माननीय सदस्य आर्टिकल 99 के अंतर्गत शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले भी उस सदन में उपस्थित हो सकता है, भाग ले सकता है और मतदान दे सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई भी सदस्य बच्चे, ये ध्यान रखना, अध्यक्ष अगर सदस्य के संदर्भ में मेरे प्यारे बच्चे कोई भी सदस्य अगर पूर्व सूचना दिए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो इस संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति उसकी सदस्यता को रद्द कर सकता है। फिर सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में मैंने चर्चा की और आर्टिकल 106 में माननीय सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हैं। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया इसे हम कल पढ़ेंगे। आइए, आपको जिसका इंतजार था, ठीक है, हम उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की हम एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तक जितना भी पढ़ा मैंने, जैसे कि आपको बोला था कि फिर लास्ट में हम जो ना अब एमसीक्यू कराएंगे, अब से लेकर तब तक जब तक कि ये पूरा भारतीय संविधान का भाग 5 खत्म नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही चलेगा। क्लियर है? ये बात आ रही है सभी को समझ में? एक बार बताएंगे सभी साथी मुझे। चलिए, आर्टिकल 97 और 106 में क्या अंतर है? दोनों में वेतन भत्ते हैं। अरे भाई, 97 में जो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते थे और 106 में संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते हैं। चलिए, आपका जवाब भी आने लग गया। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, है ना। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन भारतीय गणतंत्र का मुखिया है? ऑब्वियसली बात है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। अब यहां पर आपको समझना है कि सर गणतंत्र क्या होता है, व्हाट इज रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दे रहा हूं बच्चे, मैंने पूर्व में भी आपको समझाया कि गणतंत्र का आशय होता है कि जिस देश का हेड ऑफ स्टेट, जिस देश का हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, जिस देश का राज्याध्यक्ष इलेक्टेड हो, जिस देश का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, निर्वाचित हो। इलेक्टेड का मतलब है निर्वाचित हो। ठीक है, डज नॉट मैटर मेरे प्यारे बच्चे कि वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो या फिर वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। तो जिस देश का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, निर्वाचित हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वह अप्रत्यक्ष रूप से हो, बस वह कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और वो क्या ना हो बच्चे, वंशानुगत आधार पर ना हो, जैसे कि ब्रिटेन में है, वंशानुगत आधार पर ना हो, ना हो, ना हो। तो ये बात समझ में आ गई आप सभी को बहुत अच्छे से। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन है बच्चे? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र मैंने आपको बता दिया, हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट बच्चे इलेक्टेड हो, डज नॉट मैटर। अच्छा, हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कैसे होते हैं? हमारे हेड ऑफ स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है।
देखिए अगर हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट, हमारे यहाँ अगर हेड ऑफ स्टेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, अगर हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट, तो जरा समझिए आप लोग, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो बच्चे जरा समझिए इस बात को कि इसका मतलब क्या कि वे जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जा रहे, वे किसके द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो वे लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा वो इलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसलिए बोला कि वे डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, जरा इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है इस प्रश्न को, है ना बच्चे। पहला प्रश्न आपसे बोला है, दो कथन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल है। अभी मैंने बताया कि जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति कैसे है? इलेक्टेड है। भारत के राष्ट्रपति कैसे हैं बाबू? निर्वाचित है, इलेक्टेड है। और जो ब्रिटिश राजा है वो कैसा है? वो हेरिडिटेरी मीडियम पर है, वह वंशानुगत है, वह वंशानुगत है। ब्रिटेन में एक परंपरा होती है कि ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट वही होगा, ये ध्यान रखना, मैं यहीं पर लिख देता हूं। ब्रिटेन में एक परंपरा है बच्चे कि ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट वहां का राजा या रानी होगा। मतलब ब्रिटेन का हेड ऑफ स्टेट वो होगा जिसके पास क्राउन होगा, क्राउन होगा। और क्राउन किसके पास होगा? ये निर्धारण होता है बच्चे वंश के आधार पर, वंश के आधार पर इस बात का निर्धारण होता है, वंश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द वंश, वंश के आधार पर इस बात का निर्धारण होता है सर। ठीक है, तो लेकिन हमारे यहां तो वह इलेक्टेड है। तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, कथन तो सही है, कथन सही है। कारण भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, यह बात गलत है। भारत का जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नॉमिनल हेड है, बस नाम मात्र का प्रमुख है। अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। बहुत अंतर है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसलिए आप बोलेंगे ए तो सही है लेकिन आर कैसा है? आर गलत है। ए तो सही है लेकिन आर कैसा है? आर गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बताना है आपको। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत डिस्प्यूट आएगा। देखिए आर्टिकल 52 पढ़िए। आर्टिकल 52 में क्या है? 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 52 में क्या है? 52 में बोला है कि सर भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में। और 53 में क्या है? जरा 53 पर गौर करो कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। यही है ना 53 में? कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। क्या बोला है? जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा, या तो वह स्वयं करेगा, स्वयं करेगा, या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो आपको यह समझना है बच्चे कि संविधान में प्रावधान क्या है। संविधान में प्रावधान क्या है? संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग बच्चे या तो सीधे, या तो वह स्वयं करेगा, सीधे करेगा, या फिर वह अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। आप इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको आधार बनाते हुए इस बात को समझेंगे। तो इसका ऑप्शन, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर 3 का। ये बात समझ में आया? सभी को आया? हाँ, ठीक है। ये इंग्लिश वाले के ऊपर मैंने इधर लिख दिया है। जब, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये प्रश्न है तो ये इसका इंग्लिश है, तो आप इसको इंग्लिश वाले को देख लो बहुत अच्छे से क्या बोला है ना। और जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो फिर वो इधर ही लिखना पड़ेगा, मुझे, मेरी मजबूरी है, इधर ही लिखना पड़ेगा। और मैं कहाँ लिखूं? ठीक है, ये सभी तरफ से बना हुआ है, बना हुआ है ये।
ठीक है, या फिर इसको एक और काम कर सकते हैं हम, इसको ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, छोटा कर दिया क्वेश्चन, दिख रहा है अब, ठीक है ना, दिखेगा। और इसको हमने क्या किया, अभी रुको, अभी और दिखेगा अच्छे से, चिंता ना करो, बिल्कुल परेशान मत हो। इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसका जो कलर है, लो इसका कलर हमने रेड कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है जी, 52 कर दिया ये मैंने, 52 हो गया आर्टिकल, और इसको लो भैया जी मैंने बड़ा कर दिया, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर है? अब हम ऐसे ही अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न पढ़ना है आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वह कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में है। अब आप किसी भी प्रश्न को देखो, ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, और इनमें से कोई भी प्रश्न वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का नहीं है, यूपीएससी के हैं, पीसीएस के हैं, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, कुछ यूपीएसआई के भी मिलेंगे आपको। ये ध्यान रखना, ये कठिन से कठिन प्रश्न है पॉलिटी के, और आप इन्हें ऐसे चुटकी में कर रहे हो, ठीक है जी। अब आप सबसे पहले आर्टिकल 54 में, आपको पता है आर्टिकल 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आर्टिकल 54 में है, ठीक है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वह किन किन से मिलकर बनता है भैया बताओ जरा? राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वह किन किन से मिलकर बनता है? तो आप कहेंगे कि सर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर से मिलकर बनता है, इलेक्टेड मेंबर से मिलकर बनता है, ठीक है। अब इसमें लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा, अब विधानसभा में ध्यान रखना, हमें यह ध्यान रखना है कि एनसीटी दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, क्योंकि एनसीटी दिल्ली जो आपका राज्य है, जो आपका संघराज्य क्षेत्र है एनसीटी दिल्ली, उसमें भी क्या है भैया जी? लेजिस्लेचर है, उसमें भी विधानमंडल है। पुदुचेरी में भी आपका क्या है? विधानमंडल है, पुदुचेरी के भी सदस्य। और अब इसमें जम्मू कश्मीर, पुरानी किताबों में जम्मू कश्मीर नहीं होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी विधानमंडल की स्थापना हो चुकी है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं, एनसीटी दिल्ली में विधानमंडल की स्थापना 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हुई है, 1992 में, याद रखना है, ठीक है। पुदुचेरी में विधानमंडल की स्थापना जो हुई है वह 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुई है, ठीक है। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 1962 का है। और जम्मू एवं कश्मीर में विधानमंडल की स्थापना जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत हुई है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होंगे, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के नहीं, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल 1 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अब यहां पर इसमें जम्मू कश्मीर क्यों नहीं है? क्योंकि ये पुराना प्रश्न है, इसलिए, तो इसलिए इसका 1, 3 और 4 सही होंगे, डी विल बी राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? अब कॉन्फिडेंस आने लग गया होगा, है ना? सर हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? आइए, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उसकी योग्यता के बारे में है, और राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आर्टिकल 58 क्लॉज 1 में दे रखा है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, उसे भारत का नागरिक जन्म से होना चाहिए, नहीं, वह केवल भारत का नागरिक हो। मैंने बताया था, डज नॉट मैटर कि वह जन्म से हो, या फिर वह वंशक्रम से हो, या फिर वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो, या फिर उसने देशीकरण से भारत की नागरिकता ली हो, ठीक है जी, कैसे भी हो। तो ये जरूरी नहीं कि उसे भारत का जन्मा ही नागरिक होना चाहिए, वो कैसे भी भारत का नागरिक हो, गलत हो जाएगा। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, जी हाँ। संसद का सदस्य निर्वाचित होने की, ये गलत हो जाएगा। क्या बोला गया है? उसे केवल लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता प्राप्त हो, केवल लोकसभा सदस्य, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की क्षमता रखता हो। मैंने आपको पढ़ाया था ना। अब संसद के सदस्य में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा बच्चे, सी भी गलत हो जाएगा। तो मतलब केवल 2, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। बताओ कौन सा प्रश्न ऐसा है जो तुम्हारी पढ़ाई से, और पता है ये मैंने नहीं बनाए, ये मैंने नहीं डाले हैं प्रश्न, ये बात, ठीक है ना। जो आप मॉक बनाते हैं ना भैया, मैंने बोल दिया कि जितने कठिन से कठिन प्रश्न डाले जाए, ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के, मैंने कहा सब डाल दे, ये ध्यान रखना, आप पूछ लेना, ठीक है। मैंने देखे भी नहीं है ये प्रश्न तुम्हारे, ठीक है, और मैं ऐसे ही करूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं खुद बनाऊंगा प्रश्नों को, या मैं खुद प्रश्नों को रखूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मास्टर हूं, वही रखूंगा,
जो पढ़ाया हुआ होगा। तो इसलिए ये मैंने एक थर्ड पार्टी को दे रखा है, मैंने कि भाई जो भी तुझे डालना हो तू डाल, जो तेरी कुब्बत हो। प्रेसिडेंट के लिए एज 30 ईयर होगा, अयान खान कहां से होगा, 35 साल होता है, पढ़े नहीं क्या? इस पर चलते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को किसे सौंपा जाएगा? मैंने आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निर्णय कौन लेगा बच्चे? भारत का सर्वोच्च न्यायालय लेगा। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। निर्णय जो होगा वह अंतिम होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्णयों पर विनिश्चय करने की शक्ति, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को होगी। और इसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 में है। ठीक है, मैंने बताया था कि नहीं बच्चे, आर्टिकल 71 में है। ऑप्शन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न ये है भैया कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए मैंने आपको बताया था कि महाभियोग शब्द सबसे पहले कब एनकाउंटर हुआ है, बताइए बच्चे। महाभियोग शब्द सबसे पहले कहां पर आया है? आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में, जिसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 में हालांकि क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 56 में भैया जी क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है आर्टिकल 56 में। और बोला गया है उसके कार्यकाल के संबंध में कि वह पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। वह समय से पहले भी उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता है और उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा बीच में हटाया जा सकता है। तो शब्द सबसे पहले एनकाउंटर हुआ है यहां पर, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है आप सब लोग जानते हो। महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। यू ऑल नो डेट। महाभियोग की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। समझ रहे हो आप? इस बात को बहुत अच्छे से जान रहे हो बच्चे। ठीक है, अब क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित सबसे पहले एक प्रस्ताव लाना होता है। आप सब लोग जानते हो कि प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। एक प्रस्ताव लाना होता है, उसकी सूचना हमको 14 दिन पहले देनी होती है। ये बात हुआ ना, क्लियर हुआ ना सभी को? अब हम आगे मूव करते हैं बच्चे। जब ये प्रस्ताव किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जाएगा, इस प्रस्ताव पर बच्चे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 के सिग्नेचर होने चाहिए। टोटल के 1/4 के सिग्नेचर होने चाहिए। और टोटल के 1/4 के सिग्नेचर के बाद फिर बच्चे उसी सदन में इसको टोटल के 2/3 से पारित होना चाहिए। टोटल के 2/3 से उसको पारित होना चाहिए। ऐसे दोनों सदनों से बारी बारी होना चाहिए, पारित होना चाहिए दोनों सदनों से। और जैसे ही बच्चे दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। आपने जितना भी पढ़ा है आपका जबरदस्त रिवीजन हो रहा होगा 14 दिन। ये बीपीएससी का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा? नहीं। केवल लोकसभा के द्वारा? नहीं। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? नहीं। संसद के द्वारा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव जो है वह भैया जी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लाया जा सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, परंतु बच्चे वह जो प्रस्ताव है, परंतु वह, ठीक है, दोनों सदनों से पारित होगा। दोनों ही सदनों से पारित होगा। पारित होगा। अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मतलब अभी लास्ट प्रश्न में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार के बहुमत से महाभियोग पारित होता है। बच्चे बताओ, राष्ट्रपति के ऊपर जो लगा हुआ इंपीचमेंट है, महाभियोग है, वह किस प्रकार के बहुमत से पारित होगा? तो मैंने आपको बहुमत पढ़ाए हैं और वह है आपका तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत है। ठीक है, क्लियर? संसद के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं?
बताओ, आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर? नहीं। लोकसभा की अनुशंसा पर? नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर? जी हाँ। ठीक है ना, कब कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अब देखो यहां पर मैं लिख देता हूं लोकसभा का भंग होना, लोकसभा का भंग होना, भंग होना। ठीक है बच्चे, कब हो सकती है लोकसभा भंग? जब लोकसभा बच्चे विश्वास खो दे, विश्वास खो दे, खो दे और उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, पारित हो जाए। ठीक है, तब। ठीक है, या फिर दूसरे बच्चे कब? ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को विघटन किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 85 में की गई। अगर मान के चलिए बच्चे कि लोकसभा में बच्चे, ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद विश्वास खो दे, लोकसभा में मंत्रिपरिषद विश्वास खो दे बच्चे, और विश्वास खोने के बाद मतलब उसके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, वो बहुमत, ठीक है ना, को खो दे, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्रिपरिषद अपने पद से नहीं हट रही, उसके बावजूद भी मंत्रिपरिषद अपने पद से नहीं हट रही है, तो राष्ट्रपति की विवेक ही शक्ति है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी लोकसभा को भी भंग कर सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर, परामर्श पर। ठीक है, क्लियर है? आगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो बच्चे वह भारतीय संविधान का आर्टिकल 111 है। ठीक है, ध्यान रखना, अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये कल आएगा। तो ये प्रश्न ऐसा है अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आप कह सकते हैं कि भाई ये वाला प्रश्न ऐसा आपको मिल गया है, 111 है। ठीक है जी, 111 में मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान रखना, कोई भी विधेयक है तो किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, स्पेशली मैं लिख देता हूं अगर साधारण विधेयक है तो। कल मैं आपको बताऊंगा कि विधेयक कौन से होते हैं कैसे, इसलिए कल की क्लास में तुम लोग अभी से प्रॉमिस करो कि ज्यादा कमेंट मत करना। तुम लोग जितने कमेंट करोगे उतनी क्लास डिस्टर्ब होगी, तो कल की क्लास में चुपचाप समझना आप सारी चीजों को। ठीक है, तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे सकते हैं या फिर स्वीकृति रोक सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं। स्वीकृति रोकने को हम लोग कहते हैं अब्सोल्यूट वीटो, हिंदी में बोलते हैं इसको आत्यांतिक वीटो, अब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, या फिर किसी भी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए बोल सकते हैं कि भाई पुनर्विचार करके लाओ इस विधेयक पर, पुनर्विचार के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन वीटो, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन वीटो। ठीक है बच्चे, और या फिर राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं, राष्ट्रपति बच्चे, या फिर राष्ट्रपति इस पर जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसको अपने पॉकेट में रखा छोड़ सकते हैं, पॉकेट में रखा छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। पॉकेट में रखा छोड़ने का मतलब है कि बच्चे इसको कहते हैं हम पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है उस पर। जी हाँ बच्चे, ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति इस पर सहमति दे देता है तो संसद में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा तो कोई भी विधेयक बच्चे राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बन पाता है। ये ध्यान रखना, कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बन पाता है, बाद ही अधिनियम बन पाता है।
एक्ट बन पाता है। ठीक है मुन्ना, ये बात आ रही है समझ में सबको? आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 123। इसे भी हम पढ़ेंगे, ये भी एक प्रश्न है। इसे हम कब पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियों में। राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने पढ़ लिया क्या? राष्ट्रपति की शक्तियां शायद हमने पढ़ ली, एक बार बताओ यार, क्या हमने? ठीक है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ लिया है, अभी हमारा छूटा हुआ है, बताना मुझे, है ना। चलो, अब निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? बताओ बच्चे। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, क्योंकि बोला गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। अरे बोलो ना बच्चे, क्या बोला है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। आर्टिकल 66 में बोला है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, क्योंकि 63 में उपराष्ट्रपति होगा, 64 में राज्यसभा का सभापति होगा वह, राज्यसभा का पदेन सभापति, 65 में जब वे, ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है, 66 में उसका निर्वाचक मंडल है। उसके निर्वाचक मंडल में बच्चे लोकसभा, उसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और उसके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है ना बच्चे, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के मेंबर्स आते हैं। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के मेंबर्स आते हैं, दोनों प्रकार के मेंबर्स आते हैं, देखो उसके निर्वाचक मंडल में। नॉट इवन इलेक्टेड, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के मेंबर्स हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा के नाम से जाने गए? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक गण के द्वारा, एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, गलत। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, सही। राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के नहीं, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के केवल नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर यहां पर। ठीक है, एक नजर में पढ़ो, क्वेश्चन हल कर दो। अब ये प्रश्न भी तुम्हें बड़ा लग रहा होगा, लेकिन तुम इसे सेकंडों में कर सकते हो साहब, सेकंडों में। देखो, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्य है। बताओ बच्चे, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए मैंने बताया था कि उसे राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, उपराष्ट्रपति होने के लिए वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये तो सही है, बिल्कुल कथन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी बात सही है बच्चे। तो दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, और व्याख्या भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, आर्टिकल 63 में बोला है उपराष्ट्रपति होगा, 64 में बोला है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल सही है, बोथ राइट। यार अब तुम बताओ यार, ये तो मैं ऐसे नहीं लग रहे बच्चों जैसे क्वेश्चन, बोलो। हाँ, पॉकेट वीटो साहब, क्या नाम है, ज्ञानी झील सिंह ने पॉकेट वीटो 1986 में लिया था पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर। आराम से चलिए बेटा, आराम से क्या चलिए, सब पढ़ तो चुके हैं, है ना। आइए आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। भारत का उपराष्ट्रपति पूछा है बच्चे, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का वह निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपस्थितिकरण तथा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इनमें से पूछा है कि बच्चे कौन से कथन सही हैं? सभी चारों सही हैं इसमें, सभी चारों। भारत को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बाद द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध में, उसके पद के संबंध में कोई भी दायित्व नहीं है, उसके अपने खुद के संबंध में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वह उसके कार्यों का निर्वहन करता है, आर्टिकल 65 में बोला है। ठीक है बच्चे, और जब राष्ट्रपति की, ठीक है ना, आकस्मिकता, आर्टिकल 70 में भी बोला, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, तो ये भी है। सभी चारों सही हैं, सभी चारों। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 से आगे हम कल पढ़ेंगे, या फिर आज ही खत्म करा दूं,
टोटल 25 क्वेश्चन है, बताओ बच्चे। चलो आज ही कर लो इसको। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है? तो राज्य परिषद। राज्य परिषद का मतलब होता है बच्चे काउंसिल्स ऑफ स्टेट, इसी को राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर लाया जाता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है बच्चे। ठीक है, इसकी पूर्व सूचना उसको 14 दिन पहले देनी होती है। पूर्व सूचना उसको 14 दिन पहले देनी होती है, 40 डेज बिफोर बच्चे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर उसको, ठीक है, द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से दोनों सदनों से पारित विधि प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाएगा। सेकंड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से दोनों ही सदनों से बोथ टेक हाउसेस, दोनों ही सदनों से पारित प्रस्ताव के द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। प्रस्ताव के द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। और अंतिम रूप से बच्चे जब वे दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो कौन हटाएंगे उसे उसके पद से? राष्ट्रपति हटाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तब। अगला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। गलत है बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि क्या बोला है आर्टिकल 53 में, संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो वे स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य हों, यह बात भी सही है, ठीक है ना। लेकिन आपको भी पता है कि 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। सदन की सदस्यता लेनी होगी बच्चे, मैं कसम से बता रहा हूं तुम्हें बच्चे, ठीक है। तुम पॉलिटी में जो है ना, तुम पॉलिटी में एग्जामिनर का सिस्टम हैंग कर दोगे भाई साहब, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। एग्जामिनर के सिस्टम में लगाओ, तुम पॉलिटी के 500 क्वेश्चंस लगाओ अभी तक जितना भी तुमने पढ़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 99% प्रश्न आप सही लगाओगे अगर आप मन से पढ़े हो, आपने प्रॉपर समय दिया है, ईमानदारी से आपने रिवीजन किया है, तब ये ऐसा होगा, ठीक है सर। तो अगर हम देखें तो 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है मात्र। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी जी। नहीं देखो सर, कितने क्वेश्चंस करवाओगे बेटा, मैंने कभी आज तक घड़ी देख के नहीं पढ़ाया, कभी ऐसे मेरा कोई वो नहीं रहा, इतना पढ़ाऊंगा आज मैं, इतना सोच के आया था, इतने के मेरे पास नोट्स हैं, ऐसे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, 20 क्वेश्चंस डेली कराएंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कहां पर हुआ है? आर्टिकल 352 में, मंत्रिमंडल का, ठीक है जी। बस आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात में, जिसमें बोला गया है ना, युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, 352 में। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आप सभी को, मस्त रहो बेटा, स्वस्थ रहो, ठीक है, अच्छे से रहो, आनंद के साथ रहो। क्लियर है? देखो एक प्रश्न आया है, देखो एक प्रश्न, कार्यकाल के दौरान किसी भी नेता की मानसिक स्थिति बिगड़ जाए, है? अबे कहां पूछा है ये प्रश्न? ऐसे तो प्रश्न बनने को कितने प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे अपने मन से क्यों बना रहे हो मुन्ना? मानसिक स्थिति बिगड़ जाए, अगर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई किसी भी नेता की, कोई भी नेता अगर पागल हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले उस सदन का जो भी अध्यक्ष होगा वह इसके संबंध में निर्णय लेगा, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स के आधार पर। चलो ठीक है, ढेर सारा प्यार सभी को, ख्याल रखो आप लोग अपना, है ना, थैंक यू।